ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 24x7 ਪੰਜਾਬ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਬਣੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੈਫੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਕੋਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲੋਕ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀਡੀਐਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ तक केंद्र तो नहीं मिल सकी। कार्यक्रम में तो वहाँ से वापसी में रास्ते में उन्होंने वहाँ पे रुकने के लिए निवेदन किया, तो हम सब हमारे परिवार के ही लोग हैं और उनके बात को सुनना ये हमारा दायित्व है। तो मैंने उनको विश्वास दिया है कि हम इस विषय में जो हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी है, हमारे बड़े भाई रोहित ठाकुर जी, हम उनसे भी इस विषय में बात करेंगे। वैसे वो खुद भी इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं, और मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में बात करेंगे, क्योंकि इसमें जो कंपनी है उसके माध्यम से इनको जो है इंगेज किया गया है और आगे ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसको डायरेक्ट करने की बात की गई है। तो उसमें क्या इसमें सरकार का पक्ष है, क्या इसमें अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। मगर क्योंकि ये मुख्य रूप से जो मसला है ये शिक्षा विभाग से संबंधित है, तो मेरा इसमें कोई डायरेक्ट मेरा हस्तक्षेप नहीं है। मगर मैं निवेदन, क्योंकि सभी हमारे युवा साथी हैं वहाँ पे, तो उनने बात रखी है, तो जो उनके जो सेंटिमेंट्स है उसकी हम कदर करते हैं और उनकी आवाज़ को हम निश्चित तौर से शिक्षा मंत्री जी के समक्ष रखेंगे और कोई ना कोई हल इसमें निकालने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि शिक्षा मंत्री जी भी इसमें सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, उसके ऊपर भी हम पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, ऐसा है, जयराम जी को मुझे लगता है कि भूलने की बीमारी हो गई है। अभी 4 दिन पहले ही जो है वो विधानसभा ख़त्म हुई है और विधानसभा में बतौर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, बतौर लोक निर्माण मंत्री, मैंने पूरा जो है डिपार्टमेंट का अपना बयान रखा है। डिपार्टमेंट का उसमें जो व्यूज़ है उसको वहाँ पे रखा है और मैंने उसमें कम से कम 15 मिनट तो केवल प्रधानमंत्री सड़क योजना के ऊपर ही बोला है कि उसमें कितना कार्य हमारा हो रहा है, कितना उसमें हमको केंद्र से सहयोग मिल रहा है। और ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के अंदर अभी भी उसको, वो तो सब मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, कोई भी उसको निकाल सकता है। ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा है कि हम इसमें केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं कि हिमाचल को ये राशि मिली है, चाहे वो ब्रिजेस के लिए मिली है, चाहे वो PMJSY 3 में मिली है। मगर ये भी है कि ये चरणबद्ध तरीके से हर राज्य को ये पैसा मिलता है। जो बार बार जिस बारे में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमको सहयोग नहीं मिला है, वो जो पर्टिकुलरली डिज़ास्टर के समय में जो सहयोग हिमाचल को PDNA यानी पोस्ट डिज़ास्टर नीड असेसमेंट के तहत मिलना चाहिए था, वो हिमाचल को नहीं मिला है। जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट लगातार कम होती जा रही है, उसमें जो सहयोग केंद्र से मिलना था वो नहीं मिला है। मगर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है और ये हर राज्य के लिए होती है, ये अलग बात है कि हिमाचल और हिमाचल के साथ साथ जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, या हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, वहाँ पर इन की जो ग्रांट्स मिलती है वो 90-10 के रेशो में मिलती है।
बाकी जो और राज्य है वहाँ पे कहीं पे 60-40 के रेशो से मिलती है, कहीं पे 70-30 के रेशो से मिलती है, मगर हिमाचल क्योंकि एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो उसके अंतर्गत हमको 90-10 के रेशो से ये पैसा मिलता है। उसके लिए हम आभार भी प्रकट करते हैं। मगर ओवरऑल जो, जैसा मैंने आपको कहा कि जो डिज़ास्टर के समय में जो नुकसान प्रदेश को हुआ है उसमें कोई भी ग्रांटेड एड हिमाचल को नहीं दी गई है। अभी जो पिछला बजट आया उसमें 25,000 करोड़ रुपए अलग से जम्मू कश्मीर के लिए दिए गए, मगर हिमाचल को उसमें कोई भी सहयोग जो है वो नहीं दिया गया। ये बात मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर भी रखी है, हमने भी रखी है, मगर जहाँ जहाँ सहयोग मिल रहा है वहाँ पर हम खुले मन से गडकरी जी का भी धन्यवाद करते हैं, प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर एक सकारात्मक राजनीति हो। हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है, हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत जो है वो लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। और जहाँ तक हिमाचल के हितों की बात है, जब हमको मिलकर साथ चलना है, हम भाजपा के साथ भी मिलकर चलेंगे राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में। मगर जहाँ पर विरोध करना है हिमाचल प्रदेश के लिए, वहाँ पर हम मुद्दों के ऊपर विरोध भी करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। जो हमारी मोहतरमा है, माननीय सांसद है, मंडी से जो है चुनी हुई है, हमारी तो बड़ी बहन है, तो हम तो उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। मगर दुख की बात है कि जब से वो चुनी गई हैं तब से वो मंडी संसदीय क्षेत्र से तो क्या पूरे हिमाचल प्रदेश से नदारद है। 2 बारी केवल वो मंडी में दिखाई दी। एक बारी जब उन्होंने अपना निजी रेस्टोरेंट जो है वो मनाली में खोला, और एक बारी जब वो किसी और बैठक के लिए आई थी। उसके बाद 1 साल में मंडी की जनता को कोई भी उनका जो है वो उनके दर्शन जो है वो मंडी की जनता को नहीं हुए हैं। जो दिशा की बैठक होती है, जो जिसमें सांसद ही उसकी जो है वो अध्यक्षता हर ज़िले में करती है, चाहे वो कुल्लू में है, चाहे वो मंडी में है, चाहे लाहौल स्पीति में है, चाहे आपके किन्नौर में है, तो उसमें भी उनको बैठने का समय नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि मंथन प्रदेश की जनता को करना है। ठीक है, उन्होंने उनको जिताया, बहुत अच्छी बात है, मगर अब जब उनको साथ खड़े होने की बात है और साथ में विकासात्मक मुद्दों को उठाने की बात है, तो कितनी बार उन्होंने लोकसभा में हिमाचल के मुद्दों को उठाया, कितनी बार उन्होंने यहाँ पर आकर विकास के कार्यों को गति दी। इसका एक पूरा वाइट ब्यौरा, एक जो है इसका एक लिखित ब्यौरा जो है वो उनको लोगों के बीच में रखना चाहिए, और जनता इसको तय करेगी कि इस तरीके के जो समय समय पर जो केवल चुनावों के समय में लोग नज़र आते हैं लोगों के बीच में, उसका क्या भुगतान आने वाले समय में करने की आवश्यकता है। जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट संशोधन बिल जो लोकसभा में पास हुआ है, इस पे कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात को पूरे स्पष्टता से रखा है, और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सभी और दल, विपक्षी दल जो इंडिया ब्लॉक के हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस है, चाहे वो डीएमके हैं, चाहे वो एआईडीएमके हैं, चाहे वो आरजेडी है, आम आदमी पार्टी है, सब ने इस मसले को पूरे मजबूती के साथ रखा है। और सब ये चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हो, देश आगे बढ़े और उसमें हर तरीके से कार्य हो, मगर पारदर्शिता से होना चाहिए। इस पे बहुत से जो है पॉइंट्स, बहुत से जो विरोधाभास चीज़ें इसमें निकल कर आ रही हैं। जिस तरीके से पूर्व में भी ये कानून जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, मगर उस समय इसको सिलेक्ट कमेटी को, जो लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया था, उससे कुछ व्यू पॉइंट्स निकल कर आए थे, जिसको सरकार ने कुछ व्यू पॉइंट्स को माना है, कुछ को नहीं माना है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत गहर मंथन से विचार होने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सरकार कर रही है वो संविधान के ढांचे के अंदर रहकर उस कार्य को करने की आवश्यकता है। इसमें कुछ ऐसे विषय भी निकल कर आए हैं जो कहा जा रहा है कि गैर संवैधानिक है, तो निश्चित तौर से उसके ऊपर सोच होना चाहिए, मंथन होना चाहिए और रिफॉर्म्स होने चाहिए। उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जो बातें इसमें कांग्रेस पार्टी ने रखी हैं और सभी और दलों ने रखी है, उसके ऊपर सरकार को इसके ऊपर मंथन करना चाहिए।